वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जताया विश्वास, कहा देश का माल और सेवा निर्यात इस साल 750 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। पिछले वर्ष के निर्यात का आंकड़ा इस साल फरवरी में ही हुआ पार। देश भर में G20 बैठकों के हिस्से के रूप में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर 2 दिवसीय बैठक सोमवार से हैदराबाद में होगी शुरू। बैठक से इतर ग्लोबल साउथ के उभरते हुए देशों के बीच ज्ञान और अनुभवों के आदान प्रदान पर समूह सत्र का किया गया आयोजन। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भारत अमेरिका को एक दूसरे का पक्का साझेदार बताया। कहा, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, आतंकवाद का मुकाबला करना हो या महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध क्षेत्र हो, अमेरिका भारत एक दूसरे के साझेदार। ईरान अपने यहां 3 अघोषित स्थलों पर पाए गए यूरेनियम कणों की लंबे समय से रुकी हुई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जांच में सहयोग के लिए हुआ तैयार। ईरान एजेंसी को अधिक जानकारी मुहैया कराने के साथ साथ पहुंच भी प्रदान करेगा। विमेन्स प्रीमियर लीग के पहले मैच में मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत, गुजरात जायंट्स को 143 रनों से हराया। मुंबई इंडियंस के 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स की टीम महज 64 रन पर ही सिमटी। और रूस के नियल मेदवेदेव ने अपने ही देश के एंड्री रूबलेव को 6-2, 6-2 से सीधे सेटों में हराकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किया अपने नाम। मेदवेदेव ने लगातार तीसरा एटीपी खिताब किया हासिल। विश्व रैंकिंग में रूबलेव की जगह 6ठे नंबर पर पहुंचे मेदवेदेव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस वर्ष देश से वस्तु और सेवा निर्यात बढ़कर 750 अरब डॉलर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक का कुल निर्यात पिछले पूरे वित्त वर्ष के मुकाबले बहुत अधिक रहा है। गोयल ने कल नई दिल्ली में रायसीना संवाद में कहा कि संधारण गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देकर भारत को आने वाले समय में निर्यात बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रही है और अब तक 440 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए जा चुके हैं। गोयल ने कहा कि अगले 2 वर्षों में सरकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की संख्या बढ़ाकर 2000 तक करेगी ताकि गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता न हो। उन्होंने कहा कि देश में व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। गोयल ने यह भी कहा कि खासकर सेमीकंडक्टर में निवेश के लिए कई कंपनियां सरकार के साथ बातचीत कर रही हैं। और देश भर में G20 की बैठकों के क्रम में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी विषय पर कल से हैदराबाद में 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। इस बैठक से इतर शनिवार को भारत और वैश्विक दक्षिण साझा भविष्य के लिए एक दृष्टि विषय पर चिंतन हुआ। G20 में भारत के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपने संबोधन में कहा कि भारत G20 सहित सभी देशों के साथ बेहतरीन नीतियों और अनुभवों को साझा करने के लिए तैयार है ताकि दुनिया के देश 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सके। उन्होंने डिजिटल डिवाइड को कम करने की जरूरत पर भी बल दिया। As the Prime Minister conveyed at the opening session of the summit, and I quote, he said, "Your voice is India's voice." और ANI के साथ एक साक्षात्कार में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि भारत और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सबसे अधिक मजबूत हैं। Our bilateral relationship, the United States bilateral relationship with India is one of the most consequential bilateral relationships that we have, and India is a critical partner in a number of areas, certainly to maintaining the rules-based international order, our vision, our shared vision for a free and open Indo-Pacific. You have to remember, of course, that we are 2 of the world's largest democracies, and so we have a lot of shared values and shared priorities.
और पटेल ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा कि पीएम मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बहुत स्पष्ट हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है और एक ऐसा संकल्प लिया जाए तो युद्ध संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप हो। India has taken on an incredibly important role. You have to remember that one of the key things about this year, 2023, is that India has the G20 presidency, and they have a very ambitious agenda for their G20 presidency, one that the United States is ready to partner with them on. And as it relates to Ukraine, you have seen Prime Minister Modi and External Affairs Minister Jaishankar be very clear about how this is not the time for war and that a resolution needs to come, one that is consistent with the UN Charter. और वेदांत पटेल ने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और दोनों देशों के बीच सामरिक रूप से महत्वपूर्ण संबंध है। पटेल ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हुए हैं। India is a vital partner. It's a key partner in which we have really important strategic relationships with. One that we've deepened those relationships with, and of course that is something that's also happened under the Prime Minister's tenure, dating back to obviously when he was elected during President Obama's term as well. The important thing to remember is that in many areas, the United States and India are partners of choice to one another, whether that be in the defense sector, whether that be the important security nexus that we share in combating terrorism, whether it be the important trade relationship that exists between our two countries, and of course there's also a vibrant values sharing as well. केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने भुवनेश्वर में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में किरेन रिजिजू ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल भारत की न्यायपालिका की योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकता। Nobody, no organization, no political party can question the wisdom of the Indian judiciary. We Indians are inherently democratic. That is why we proudly claim that we are the mother of the democracy in the world. India is truly the mother of democracy. और नागालैंड विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की दोबारा जीत के बाद राज्य में नई सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। आज नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलेंगे। दोनों नेता भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्य में सरकार गठन को लेकर बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री पद और अन्य पदों के लिए भाजपा आलाकमान से बात होगी। वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शनिवार को पद से इस्तीफा दे दिया। वो 7 मार्च को 5वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। 4 बार के मुख्यमंत्री रियो ने कोहिमा स्थित राजभवन में राज्यपाल ला गणेशन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले एनडीपीपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से नेफ्यू रियो को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। रियो की एनडीपीपी से ने नागालैंड विधानसभा चुनाव में 25 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी सहयोगी भाजपा ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में मेगा वॉकेथॉन कार्यक्रम वॉक फॉर हेल्थ का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम विजय चौक से शुरू होकर निर्माण भवन में संपन्न हुआ। इस वॉकेथॉन में 500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। देश भर के जिला मुख्यालयों पर स्वस्थ महिला स्वस्थ भारत की थीम के तहत साइक्लोथॉन का भी आयोजन किया जा रहा है। यह स्वस्थ जीवन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने वाले अभियान स्वस्थ मन स्वस्थ घर के हिस्से के रूप में की जा रही पहल है। और सिकंदराबाद के कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में जनरल रावत इंडिया ऑस्ट्रेलिया यंग ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम के 2 दिवसीय उद्घाटन संस्करण में ऑस्ट्रेलिया और भारत के 15 अधिकारियों ने भाग लिया। रियर एडमिरल संजय दत्त ने अधिकारियों को आपसी समझ विकसित करने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों को सामूहिक रूप से सामना करने के लिए बात कही।
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से लाडली बहना योजना शुरू करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इस योजना की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की कम से कम 1 लाख महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम का आरंभ मुख्यमंत्री चौहान के 65वें जन्मदिन के साथ होगा। इससे पहले प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा में 1 मार्च को विधानसभा में राज्य का बजट 2023-24 पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए तय किए हैं, जिसके तहत महिलाओं को कुछ शर्तों के तहत 1,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में पूर्व में जारी एक अधिसूचना को संशोधित कर दिया है। इसके तहत 3 साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। वहीं प्रदेश में ही निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर यह छूट 5 साल तक के लिए मान्य होगी। सरकार की ओर से सभी जिलों के आरटीओज को भी तत्काल प्रभाव से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में फुल्लनपुर क्रॉसिंग पर स्थित मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य रहे कमलेश सिंह प्रधान के घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। अवैध रूप से बने इस मकान को गिराने के लिए गाजीपुर के डीएम ने मई 2022 में आदेश जारी किए थे। हालांकि कमलेश सिंह प्रधान की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो चुके हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बने इस मकान के निर्माण में न केवल मानकों का उल्लंघन किया गया, बल्कि बिना नक्शा पास कराए ही इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई। और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को खत्म करने के प्रति सुरक्षा बलों के संकल्प के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगातार कम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान राज्य में और अधिक आतंकवादियों और हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश कर रहा है। राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास नशीले पदार्थों के एक तस्कर के घर से 7 किलो हेरोइन, 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और गोला बारूद की बरामदगी को एक बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए व्यापक कार्रवाई की है और ये लगातार जारी है। दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस ने भूमिगत और ओवरग्राउंड चैनल्स की मदद से घुसपैठ को नियंत्रित किया है। नौसेना की दक्षिणी कमान को ने शनिवार को कहा कि केरल के कोच्चि में ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए 5,000 लीटर से अधिक पानी का छिड़काव किया गया है। नौसेना ने आईएनएस गरुड़ के ALH चॉपर में लार्ज एरिया एरियल लिक्विड डिस्पर्सल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए हवाई अग्निशमन का अभियान चलाया। इससे पहले दक्षिणी नौसेना कमान ने 3 मार्च को अपनी अग्निशमन सेवाओं को तुरंत कार्रवाई में लगाया था। स्थानीय प्रशासन के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मौके पर नौसेना की दमकल गाड़ियों को भी तैनात किया गया था। आग की सीमा का आकलन करने के लिए नौसेना के हेलीकॉप्टर्स द्वारा हवाई मुआयना भी किया गया। जिला प्रशासन के प्रयासों को गति देने के लिए अतिरिक्त अग्निशमन दलों और संसाधनों को सक्रिय किया गया है। और महाराष्ट्र के यवतमाल में भूमिगत पानी की पाइपलाइन फटने से घटना कैमरे में कैद हुई है। चौंकाने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी जमीन फाड़कर स्पीड से ऊपर की तरफ आ रहा है। दरअसल यहां शनिवार को सड़क के बीचों बीच पानी की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से सड़क खुल गई और स्कूटर सवार एक महिला पानी के तेज बहाव में फंस गई। घटना यवतमाल
विदर्भ हाउसिंग सोसाइटी के पास हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जमीन के नीचे से जबरदस्त पानी फूटने के बाद सड़क धंस गई है। घटना के बाद इलाके में पानी भर गया। और उत्तरकाशी में शनिवार देर रात एक के बाद एक भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल इस दौरान किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। पहला झटका रात 12:40 पर, दूसरा झटका 12:45 और तीसरा झटका 1:01 पर महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक 12:45 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.5 थी, जिसका केंद्र तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत सिरोर के जंगल में बताया जा रहा है। भूकंप से कहीं किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच एक नया समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत ईरान देश के कुछ परमाणु संयंत्रों पर निरीक्षण के लिए निगरानी कैमरों और निगरानी उपकरणों को फिर से शुरू करने पर सहमत हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने शनिवार को ईरान में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मारियानो ग्रोसी ने कहा कि ईरान ने परमाणु संयंत्रों में संयुक्त निरीक्षण करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रूसी सेना के वरिष्ठ कमांडर्स के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव और जनरल सर्गेई सुरोविकिन शामिल थे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हथियारों, सैन्य उपकरणों और गोला बारूद जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। रिजर्व सेना को युद्ध प्रशिक्षण के मुद्दों पर भी बातचीत की गई है। इससे पहले सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन में तैनात रूस की सेना के कैंप का दौरा किया था। और चीन की राजधानी बीजिंग में सेना की 14वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठकें शुरू हो गई हैं। इन बैठकों में देश के शीर्ष पदों पर अगले 5 वर्षों के लिए नेतृत्व को अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार देश का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस में उन्हें तीसरी बार पार्टी का महासचिव चुना गया था। दोनों बैठकों में जिन शीर्ष पदों के लिए नेतृत्व का चयन होना है, उनमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और स्टेट काउंसलर के पद शामिल हैं। बैठक में इस वर्ष के लिए चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के लक्ष्य को और रक्षा बजट की घोषणा महत्वपूर्ण होगी। चीन ने शनिवार को अपना रक्षा बजट बढ़ाने के संकेत दिए हैं। और बात क्रिकेट की कर लेते हैं। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन का पहला मुकाबला मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई की टीम ने धमाकेदार जीत हासिल की। टीम ने गुजरात जायंट्स को 143 रनों से हरा दिया। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 207 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 15.1 ओवर में महज 64 रन ही बना सकी।
मुंबई के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 65 रन बनाए। उन्होंने 30 गेंद की पारी में 14 चौके लगाए। ओपनर हीली मैथ्यूज ने 31 गेंदों पर 47 और अमेलिया केर ने 24 गेंदों पर नाबाद 45 रन बनाए। मुंबई के लिए साइका इशाक ने सर्वाधिक 4 विकेट लिया। और कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। शनिवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया। कर्नाटक ने 54 वर्षों के बाद यह खिताब जीता है। मेघालय की टीम पहली बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची थी। प्लेऑफ मैच में सर्विसेज ने पंजाब को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। और रूस के दानिल मेदवेदेव ने लगातार तीसरी बार एटीपी खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ये कामयाबी दुबई ओपन के खिताब को जीतकर हासिल की। शनिवार को खेले गए प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में मेदवेदेव ने आंद्रे रूबलेव को 6-2, 6-2 के सीधे सेट्स में शिकस्त दी। गौरतलब है कि दानिल मेदवेदेव इस प्रतियोगिता में जबरदस्त फॉर्म में नजर आए। मेदवेदेव ने सेमीफाइनल में विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इससे पहले शिकस्त दी थी। मेदवेदेव पिछले 14 मैचों से लगातार जीतते आ रहे हैं। इससे पहले पिछले महीने फरवरी में इस खिलाड़ी ने रॉटरडैम और दोहा में भी खिताब को अपने नाम किया था। इस जीत के बाद अब मेदवेदेव की नजर इंडियन वेल्स के खिताब को जीतने की रहेगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और कुछ अच्छी खबरों की बात करते हैं। मेरठ की जेल में बंदियों द्वारा हर्बल गुलाल बनाया गया है। चुकंदर, पालक, गेंदे और गुलाब के फूलों को मिश्रित करके हर्बल गुलाल बनाया गया है। मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि इस गुलाल से त्वचा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, ये प्राकृतिक है। इस बार सभी कैदी और अधिकारी इन्हीं गुलालों से होली खेलेंगे। और महाराष्ट्र के नासिक में होली से पहले कलाकार महाराष्ट्र की अनूठी फूल जैसी संरचना वाली मिठाई बना रहे हैं। इन मिठाइयों को बनाने वाले एक कलाकार ने बताया कि फूल जैसी मिठाई को हरगंगन कहते हैं और इन्हें विशेष रूप से होली के दिन इस्तेमाल किया जाता है। ये मिठाई देखने में ज़रूर फूल के जैसे लगती है, लेकिन इसे खाया जाता है और इनमें शक्कर, नींबू और रंग होता है। और भारत में मिठाइयाँ हर त्योहार का महत्वपूर्ण हिस्सा रहती हैं। सेवैयाँ पारंपरिक रूप से ईद पर तैयार की जाती हैं। इसी तरह से गुजिया होली के पर्व की खासियत है। त्योहार से पहले लखनऊ के एक दुकान ने मीठी डिश को अनोखा मोड़ देते हुए बाहुबली गुजिया बनाई है। यही नई दुकान ने 1.5 किलो वजनी विशाल बाहुबली गुजिया खाने की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है। गुजिया का आकार करीब 14 इंच है। आमतौर पर एक गुजिया 4 इंच लंबी होती है। गुजिया में बादाम, पिस्ता, खोया, चीनी और केसर भरा गया है। प्राचीन नगरी काशी अनोखे आयोजनों और परंपराओं के लिए विख्यात है। रंग भरी एकादशी के अगले दिन शनिवार को एक ऐसा आयोजन हुआ जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। मणिकर्णिका घाट पर लोगों ने चिता भस्म के साथ होली का त्योहार मनाया। एक तरफ चिताएं धधकती रहीं तो दूसरी ओर बुझी चिताओं की भस्म से जमकर साधु संत और भक्त होली खेलने में रमे रहे।
ढोल मजीरे और डमरुओं की थाप के बीच भक्तगण जमकर झूमे और हर हर महादेव के उद्घोष से महाश्मशान गूंजता रहा। मान्यता है कि गौना कराने के दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ ने महाश्मशान पर अपने गणों के साथ होली खेली थी। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के हाईलैंड पार्क कुद में 5 अलग अलग तरह के 12,000 ट्यूलिप फूल खिले हैं। इस पार्क को दर्शकों के लिए खोला गया है। हाईलैंड पार्क कुद में वर्तमान में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी बड़ी संख्या में अपने उद्घाटन के पहले दिन बगीचे में ट्यूलिप की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। यही नहीं, इस वर्ष प्रदेश का पहला बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू संभाग के सनासर जिला रामबन में लगभग 300 वर्ग फुट के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। 40 कनाल, जहां विभाग ने 25 विभिन्न किस्मों के 2.7 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाए हैं। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुरू करो